सो बेसिकली वी आर इन द मिड ऑफ द वीक और वीक कैसे गुजरा हमें पता नहीं चला, लेकिन पॉलिटिकल हैपनिंग जो होती रही उसमें मज़ाकरात करने वालों को और मज़ाकरात सुनने वालों को और ऑडियंस को जिसको इंतजार है उन्हें काफ़ी ज़्यादा पता चला कि वक्त गुजर नहीं रहा और मज़ाकरात हो नहीं रहे। लेकिन पॉलिटिकल सूरत हाल जो भी है, अच्छी खबर ये है कि मैच हम जीत गए हैं और सीरीज़ को हमने 12 साल बाद जीता है, तो कुछ सेलिब्रेशन तो बनता है गुड मॉर्निंग पब्लिक पे। लेकिन सेलिब्रेशन हम अकेले नहीं करेंगे, हरमीत पाजी के साथ करेंगे, तो उनको शो में शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और माशाल्लाह एज यूजुअल अच्छी लग रही हैं। इट्स मीन कि आप भी सेहत आपकी बहुत अच्छी है। लेकिन आपने क्रिकेट की बात की, वैसे तो हम देखते हैं कि जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो यकीनन एक ऐसी सूरत हाल है कि कहीं ना कहीं मायूसी है। लेकिन क्रिकेट का ये आपने जो बताया, बल्कि कल हमने देखा और फिर हमने रावलपिंडी में भी ये सारी चीज़ें देखी, तो मेरे ख्याल में 12 साल के बाद इतनी बड़ी सीरीज़, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुसलसल हमें अपने होम ग्राउंड पे नाकामियों का सामना था, जिसकी वजह से टीम पर भी ज़्यादा तनकीद होती रही और खिलाड़ियों पर भी होती रही। लेकिन बहरहाल खुदा करके आखिर सीरीज़ हमारे नाम हुई। और सीरीज़ के साथ साथ हरमीत पाजी एक और क्रेडिट के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाएं। आने वाले अगले 2 मैचेस जो हैं, अगर वो हम जीत जाते हैं तो आपको पता है कि हम टॉप 1 कहलाएंगे, वो भी वनडे सीरीज़ में। और अगर हम आपने अपने परफॉर्मेंसेस की बात करें तो आपको पता है, नसीम शाह की अगर हम बात करें, शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, मोहम्मद वसीम की बात करें, तो आपको पता है कल जो इन्होंने विकेट्स ली, बहुत सारे फुल ऑफ कलर्स हमें स्टेडियम में नजर आए। और मैं तो ये समझती हूँ या तो कराचियंस बड़े लकी साबित हुए हैं, कराची प्ले ग्राउंड बड़ा लकी साबित हुआ है और बड़ा लक वैसे बहुत ज़्यादा चला भी है, लेकिन मेहनत भी हमें नज़र आ रही थी। और जो डेकोरम था, जो सिलेक्शन थी, जो ट्रेनिंग थी, जो डिवोशन थी, जिस डेडिकेशन से पूरी टीम खेली है, ऑब्वियसली उसका रिजल्ट है। और एक और क्रेडिट जिसकी मैं बात कर रही हूँ हरमीत पाजी, वो तो अब मुझे लगता है उसके लिए हमारी टीम को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और बहुत सारे खिलाड़ी आपको पता है ऐसे वापस कल पवेलियन लौटे हैं, कोई नॉट आउट रहे, और नॉट आउट रहने वालों में मोहम्मद नवाज़ और शादाब खान भी थे, हमने ये भी देखा। तो कल हमें जो बहुत सारे कलर्स नज़र आए हैं ना कराची स्टेडियम में, उसको हम सब ने मिलकर बहुत इंजॉय किया कि थोड़ी देर के लिए ना हमारी पॉलिटिकल हैपनिंग से कोई अटेंशन डाइवर्ट हुई है, और वो डाइवर्ट होने के फौरन बाद हमने, बल्कि इस बार आपने सोहा देखा होगा कि जितने भी मैदान सजे क्रिकेट के, हमने ये देखा कि जितने भी शायकीन क्रिकेट है उसमें तादाद ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आई हमें। और जब यहाँ पे रावलपिंडी में हो रहे थे तो बाहर जो उसके बाद अल्लामा इकबाल पार्क है, वहाँ पे जिस किस्म की रश होती थी और लोग टिकट्स लेने की लाइनों में खड़े होते थे। लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते थे कि अंदर भी पूरा स्टेडियम बिल्कुल फुल होता था। और इसी तरह हमने लाहौर में भी देखा, अब कराची की भी सूरत हाल वही है। लेकिन आपने दोस्त फरमाया कि कल हमने देखा कि बैटिंग लाइन हो, उसमें भी हमने इमाम को भी देखा, दीगर खिलाड़ियों को भी देखा कि उन्होंने बड़े ज़बरदस्त बैटिंग बड़े ज़बरदस्त तरीके से की। और यही वजह है कि जब आपकी मिडल ऑर्डर, जब आप बॉलिंग पे, आप फील्डिंग पे, तमाम तरह चीज़ों पर आप फोकस कर लेते हैं तो फिर उसका रिज़ल्ट अच्छा ही आता है। और हमने इससे कबल देखा कि बाबर आजम पर भी ज़्यादा तनकीद हुई थी और यही कहा जा रहा था कि शायद उनको कप्तानी से हटा दिए, लेकिन ऑप्शन आपके पास फिर भी कहीं ना कहीं महदूद हैं। आपने उसमें देखा कि जिस तरह अफगानिस्तान के साथ हमारी सीरीज़ हुई उसमें भी बड़ी नाकामी हुई। लेकिन बहरहाल कल का ये मैच बड़ा अहम था और यकीनन खुशी की बात यह है कि जिस तरह बात की जा रही थी, बारहा ये बात की जा रही थी कि होम ग्राउंड पे कभी हमें बड़ी मुश्किल से नाकामी हुई है, लेकिन ये मुसलसल जो नाकामियाँ थीं तो भाई बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठ रहे थे हमारी टीम पर, हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर। और ज़ाहिर बात है कि सोहा, जब आप अपने होम ग्राउंड में खेलते हैं तो तमाम तरह एहसास बड़े डिफरेंट होते हैं। आपका स्टेडियम, आपके लोग, सपोर्टर, और कहीं ना कहीं आपको पता भी होता है कि कौन से पिच पे किस तरीके से, किस किस्म से गेंदबाजी करनी है और किस किस्म से बल्लेबाजी करनी है, तो सारी चीज़ों का आपको पहले से पता होता है। तो इसीलिए एक अलग एज आपको हासिल होता है। जो बाहर से टीम आती है उसके मुकाबले में आप ज़्यादा मजबूत होते हैं। लेकिन हमने मुसलसल सीरीज़ में नाकामी जो थी होम ग्राउंड पर, उसी बिना पर बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों को जो है उन पर तनकीद भी की जा रही थी। और इसी तरह बाबर आजम की मैं अगर बात करूँ तो अपने खिलाड़ियों को साथ लेके जाते हैं, और कहीं ना कहीं अगर खिलाड़ी एक मैच में परफॉर्मेंस उसकी अच्छी ना है और उस पर ज़्यादा तनकीद हो जाए तो उसको सपोर्ट करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और एक अच्छी कप्तान की एक अच्छी अलामत होती है। टीम का मोराल अप करने के लिए ये बेस्ट फार्मूला है। आम जुबान में अगर हम कहें ना, आपको पता है कि अपने होम ग्राउंड में तो खून वैसे डबल हो जाता है आपका, तो आप मोर एक्साइटमेंट के साथ, मोर एंथुसियास्टिक होकर प्ले करते हैं। और आपको पता है यार अपना घर है, अपना ग्राउंड है, ये तो अच्छा खेलना ही पड़ेगा।
खैर, लेकिन हमने कल जो मैचेस देखे हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स और भी थे और उसको भी हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन अभी हमें फिलहाल विक्ट्री सेलिब्रेट करनी है। अगर हम एनालिटिकली देखते हैं चीज़ों को, थोड़ा एनालिसिस करते हैं, थोड़ी क्रिटिक करते हैं, तो भाई देखिए उसके बाद टीम की जो डेफिशिएंसीज है, जहाँ जहाँ टीम लैक कर रही होती है उसे कवर भी तो करते हैं और फिर जब कवर कर लेते हैं तो फिर हो जाती है विक्ट्री। तो भी गुड मॉर्निंग पब्लिक की तरफ से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ये विक्ट्री बहुत मुबारक हो। हमने आगे बढ़ना है, आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले तो टिपिकल रनडाउन है वो तो हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन हमने एक गाना आपसे शेयर करना है और वो गाना आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। आप लोग का फीडबैक क्या है ये तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। लेकिन मेरा फीडबैक जो है हरमीत पाजी, पहले मैं वो ऐड करना चाहती हूँ। पसूड़ी ने जिस किस्म की शोहरत कमाई और उस गाने ने जहाँ पर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जो शोहरत हासिल की, अगर हम शायगिल की बात करें या हम अली सेठी की बात करें, तो वो गाना, उसके लिरिक्स, उसका म्यूज़िक, उसकी कॉम्पोजिशन पूरी दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ मशहूर हुई। किस किस ने उस पर कभी डांस किया, किस किस ने उसको गाया, किसी डबिंग की और किसी ने दोबारा से टिकटॉक पे बहुत मशहूर हुआ। लेकिन अब दोबारा जी एक और गाना आ गया है। दोनों ने मिलके बहुत कम वक्त में, अली सेठी और शायगिल ने मिलकर जो है वो इसे कंपोज भी किया है। इसके लिरिक्स भी खुद लिखे और अच्छी बात है कि जो उनके प्रोड्यूसर थे अब्दुल्ला, वो भी इसमें अब इनके शरीक प्रोड्यूसर है। फ़ाद हुसैन का भी क्रेडिट है कुछ स्टाइलिंग को बेहतर करने में। अच्छा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गाना तो पता चल ही गया होगा ना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, राइट लेफ्ट। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस गाने को सुन के आपने राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा हरमीत पाजी। मतलब अगर ऑब्वियसली आई एम नॉट द वन जो कि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ को जानते हैं, लेकिन जो एक आर्ट होता है उसको सुन के आपको वैसे मज़ा आता है। ज़रा हरमीत पाजी, मसला पता है क्या है? पिया घर आए ना, मसला यहाँ से शुरू होता है और राइट लेफ्ट चला जाता है और कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन चलिए, मिला जुला रद्द-ए-अमल जो लोगों का सामने आ रहा है, आपको कैसा लगा? हाँ, वैसे तो आपकी बात दुरुस्त है कि इससे पसूड़ी से इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर पसूड़ी की बात करूं तो वाकई में उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और फिर इंतज़ार भी होता है क्योंकि आप एक अच्छा गाना डिलीवर करें या अच्छी परफॉर्मेंस हो उसमें आपकी और कहीं ना कहीं लोगों को आप अपनी तरफ राग़िब कर दें तो फिर इंतज़ार होता है कि भैया पहला दूसरा जो है कौन सा ट्रैक आएगा, किस किस्म का होगा, कितना डिफरेंट होगा और कहीं ना कहीं इससे बेटर होगा, बहुत बेहतर होगा और हमें उससे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर इसको हम देखें तो वो वाला मज़ा नहीं आया, मुझे भी बिल्कुल नहीं आया और पैसे वसूल नहीं थे। और दूसरी बात आपको पता है, आप बिल्कुल एक बात ठीक कर रहे हैं कि पसूड़ी के बाद तो आपकी एक्सपेक्टेशंस अली सेठी से और भी ज़्यादा हाई हो जाती हैं। अब अगर लिरिक्स की बात करें तो आपको पता है कंपोजिशन तो अली सेठी, शायगिल और अब्दुल्ला ने खुद की है, लेकिन लिरिक्स भी खुद लिखे हैं ना। मतलब अगर आप शायरी भी खुद करेंगे, सारे काम खुद करेंगे तो फिर मतलब जो ये काम करते हैं उनके ज़िम्मे भी कोई ज़िम्मा डाल दें, खुद सिर्फ गा लेते तो ज़रा मतलब जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए। आपका कहने का मकसद ये है। एग्जैक्टली, मेरा मकसद आप बिल्कुल ठीक समझे। मुझे लगता है ऑडियंस भी समझ गई होगी। लेकिन इन्होंने बाकायदा अपने चैनल समेत जो है तमाम यूट्यूब चैनल्स पर इसको बाकायदा लॉन्च कर दिया। स्पॉटिफाई जो आपको पता है म्यूजिक ब्रांड, म्यूजिक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भी आपको ये सुनने को मिलेगा। आप सुने, एंजॉय करें और अगर एंजॉय नहीं करेंगे तो हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, बल्कि हम भी इसको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अच्छा जी, चलते अपने टिपिकल रनडाउन की तरफ से। गुड मॉर्निंग पब्लिक का थर्सडे का आज का रनडाउन है वो आपसे शेयर कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ द टॉप स्टोरीज में टॉप ऑफ द ईयर हमने आज ये डिस्कस करना है कि आज होने वाली समाज जो इसमें एक्स प्राइम मिनिस्टर यानी इमरान खान, वैसे मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहने वाली थी लेकिन मैंने एक्स साथ लगा दिया बिकॉज गलती करने की गुंजाइश हमारे पास नहीं होती। इमरान खान की हम बात कर रहे हैं। पीटीआई के चेयरमैन जो है वो अब ये ज़मानत की जो समात है उसके लिए इस्लामाबाद, लाहौर से रवाना हो चुके हैं। सिक्योरिटी फुल प्रूफ की गई है, हाई अलर्ट की गई है और उनको वहाँ पर अब जाने में कितना टाइम लगता है। ये समाज जो है आज उनकी हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त ज़मानत है उस पर क्या फैसला सामने आता है ये देखना भी बाकी है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। और इसके अलावा आपको पता है कि अगर वज़ीर ख़ारजा की बात की जाए बिलावल भुट्टो ज़रदारी, तो ये शंघाई ताउन तंजीम के तमाम वज़राए ख़ारजा का 2 रोज़ा इजलास है जो कि भारत में होने जा रहा है और गोवा में होगा। आपको पता है बड़ी खूबसूरत सी जगह, वैसे गोवा का नाम सुन के तो आपको वेकेशंस और कुछ और ही याद आ जाता है, लेकिन गोवा जो है वहाँ पर बाकायदा तौर पर ये 2 रोज़ा इजलास है उसका इनकाद किया गया है और वहाँ पर वज़ीर ख़ारजा तमाम ममालिक से जो है वो शिरकत कर रहे हैं। तो अब हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वो भी कराची से डायरेक्ट फ़्लाइट लेकर अब 11 बजे रवाना होंगे गोवा के लिए। तो ये एक अच्छा विज़िट साबित हो इंशाल्लाह। अच्छी ताउन और तमाम लोग जब एक साथ बैठते हैं, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के हवाले से ये जो आज एक इजलास है जिसमें शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारजा वहाँ पहुँच रहे हैं, ये एक विज़िट है जिसको हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में अपनी टॉप स्टोरीज़ में।
उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमने ये बताना है कि आजकल जैसे मैं कल कह रही थी कि मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ आपको पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से उन इलाकों को भी हम मुतासर होता देख रहे हैं जहाँ पर फसलें बारिशों की वजह से काफ़ी ज़्यादा तबाह हो रही हैं। लेकिन बहुत सारे आपको पता है नॉर्दर्न एरियाज़ की मीत पाजी अगर हम बात करें तो सवात की हमेशा आप एग्जाम्पल कोट करते हैं। सवात में आजकल मौसम जो है ना वो फरवरी वाला हुआ है, हालांकि तो मई का महीना है तो हम तो खुशी हो जाते हैं सुन के कि मई के महीने में फरवरी वाली फील कैसे आ रही है। लेकिन हमने इस पर एक रिपोर्ट कहा है वहाँ के कॉरेस्पॉन्डेंट को बनाने के लिए, उन्होंने क्या जबरदस्त। वैसे सुहाग आप तो सवात की बात करें, मैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी मुझे ना शाम के वक्त या सुबह के वक्त लोग जैकेट पहन के नजर आते हैं, तो आप अंदाजा लगा लें कि यहाँ इस किस्म के हालात हैं, तो फिर सवात का क्या सीन होगा। लाहौर में ऐसा कुछ नहीं है, आज भी लाहौर में जरा सूरज सवा नेज़े पे है पूरा, मतलब आज दिखा रहा है कि भी मैं मई हूँ। कल का वैसे हम नहीं कुछ कह सकते क्योंकि आजकल मौसम बिल्कुल ह्यूमन बींग्स यानी इंसानों की तरह अनप्रेडिक्टेबल सा हुआ है, तो हम कुछ नहीं कह सकते कल के मौसम का। लेकिन आज हमने एक रिपोर्ट बनाई है, ये आपसे शेयर करनी है और इसको आज के प्रोग्राम में आपसे शेयर करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ऑब्वियसली हमने इस चीज़ के बारे में ज़रूर बात करनी होती है हफ्ते में एक दफ़ा की बढ़ती महंगाई और महंगाई की जो शरह है अब वो 36% तक पहुँच गई है। हम श्रीलंका की बहुत एग्जाम्पल देते हैं, हमने कहीं जगह एग्जाम्पल को कोट किया है और हमने बहुत श्रीलंका को हमने पीछे छोड़ दिया है। 35% वहाँ पर अगर आप महंगाई की शरह की बात करें तो वो 1% फिर भी हमसे कम थे, लेकिन सूरत हाल हमारे से बहुत ज़्यादा ख़राब थी उनकी। अब कहा जा रहा है कि मई में ये शरह जो है वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन महंगाई जो है अल्टीमेटली अपनी पीक पर जाएगी, खासतौर पर मई में। प्रेडिक्शन ये की जा रही है। माहिर माशरत इस हवाले से क्या कहते हैं इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। आगे बढ़ेंगे और जहाँ पर हम बात करते हैं एक निसाब, एक कौम की, एक मुल्क पाकिस्तान की, तो बहुत सारी ऐसी अमेंडमेंट्स जो हैं वो की जा रही हैं तालीमी निज़ाम में और कोशिश की जा रही है। तो अगर आप यू नेम इट, अगर आप डॉक्टर की बात करें, इंजीनियरिंग की फील्ड की बात करें, आप फार्मेसी की बात करें, आप LLB की बात करें, तो ये तमाम वो फील्ड है जहाँ पर अब एजुकेशन सिस्टम में एडवांसमेंट की ज़रूरत है। एजुकेशन सिस्टम में नई डिग्रीज़ के नए प्रोग्राम्स को लॉन्च करने की ज़रूरत है ताकि बच्चों के लिए स्कोप ऑफ वर्क जो है वो मज़ीद अच्छा हो सके। तो कौन कौन सी एफिलिएटेड डिग्रीज़, एफिलिएट प्रोग्राम्स, अगर हम हैशटैग स्कूल्स की बात करें, क्रेडिबल इदारों की बात करें जो कि पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लंदन स्कूल ऑफ लॉ की, तो वहाँ से कौन कौन सी ऐसी एफिलिएट डिग्रीज़ और प्रोग्राम पाकिस्तान में लॉन्च किए गए जो कि LLB के स्टूडेंट जो LLB करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज के सेगमेंट डोंट मिस इट आउट, क्योंकि हमने इसमें डिटेल में डिस्कस करना है कि आज के इस प्रोग्राम में आपके लिए अगर आप LLB कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस पर हमारे साथ ऑब्वियसली दे हैव एक्सपर्टीज़ इन देयर ऑन फील्ड, तो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। इस हवाले से हम उनसे काइंड सजेशंस उनकी ज़रूर लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर हमने आपको ये बताना है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट टुडे, यानी आज का दिन जो है वो मुल्क भर में और दुनिया भर में फायर फाइटर्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होती है इनकी हमेशा हरमीत पाजी, कोई मौका हो, नागहानी सूरत हाल हो, हम जिस तरह से इनको परफॉर्म करता हुआ देखते हैं वो जो है वो इस चीज़ के मस्तहक है कि उनको क्रेडिट दिया जाए और किस तरह से उनको आज के दिन ख़ास तौर पर मुख्तस किया गया इस चीज़ के लिए यूनाइटेड नेशन की जानिब से कि हम उन्हें खराज तहसीन पेश करें, खराज अक़ीदत पेश करें, जो कि अपनी जानें भी दे देते हैं बाज़ुकात इस तरह की सूरत हाल में कोप अप करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए। और वो जो लोग अपनी जान जोखिम में डाल के दूसरे लोगों की जान बचाते हैं उनको आज क्रेडिट देने का दिन है। तो फायर फाइटर्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस पर भी हमने एक डिटेल सेगमेंट रखा हुआ है, हम इसको भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़कर हमने आपको देनी है आपका फेवरेट सेगमेंट की वो खबरें जो कि दिलचस्प होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं डेली डोज। सो लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग पब्लिक। आज का डेली डोज, पहला डेली डोज जो है वो है आर्ट को लेके। और अगर हम आर्ट की बात करें तो आपको पता है कि आर्ट जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिमांड और बहुत सारा एक्सपेंस मांगते हैं, वहीं पर जो आर्टिस्ट होता है ना बाज़ उसके पास कोई भी वसाइल नहीं होते तो भी वो बहुत कुछ कर लेते हैं। मतलब अगर हम आर्टिस्ट की बात करें अमीर पाजी, तो आपको पता है जब मैंने फाइन आर्ट्स करने का सोचा था, अव्वल तो मैंने मीडिया एंड कम्युनिकेशन कर लिया, लेकिन मुझे इस वक्त पता था कि वो बहुत महंगा एक ऐसा मेरा शौक है जिसमें आप कैनवस की बात करें, जिसमें आप ब्रशेस की बात करें, कलर्स की बात करें। अगर आपने फाइन आर्ट की तरफ जाना होता है तो वो डिग्री भी एक्सपेंसिव होती है, उसको सीखने के लिए जो आपको वसाइल चाहिए होते हैं वो भी बहुत महंगे होते हैं। लेकिन कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो जिन्हें आर्ट दिखाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी पे बाजू का डस्ट पड़ी हो ना अरमीत पाजी, तो मैं और आप जैसे लोग पता है क्या करते हैं, टक करके अपना नाम लिख देते हैं। मतलब मैं तो गाड़ी में अक्सर मुझे डस्ट नजर आती है तो मैं सोहा लिख देती हूँ। तो हम तो बस यही करते हैं। लेकिन आपको पता है मुख्तलिफ गाड़ियों पर जो डस्ट पड़ी होती है उसको अपना कैनवस बनाना, ओ माय गॉड, ये किसी आर्टिस्ट का ही काम है। हम कश्मीरी एक आर्टिस्ट है, इनका ताल्लुक बेसिकली भारत से है और वो जो कश्मीर जो कि इंडिया के अंडर आता है वहाँ से इनका ताल्लुक है। अब आपको पता है गाड़ी बिल्कुल गर्द आलूद हो
और उस पर इतनी खूबसूरती से हाथ के साथ, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ ब्रश, एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट जो कि आपको फाइन आर्ट्स के लिए चाहिए होता है या पेंटिंग के लिए चाहिए होता है। गर्द आलूद गाड़ी के पास जाते हैं, अपनी उंगलियों से जो कि उनका ब्रश है उससे खूबसूरत सा पोर्ट्रेट बनाते हैं और वो जो विंडो है या गाड़ी है उसको अपना कैनवस बना लेते हैं। तो ये बड़ी वायरल वीडियो है, देखिए आप कितनी खूबसूरती से हरमीत पाजी डस्ट के ऊपर वो पूरा स्केच बना रहे हैं। आपने दोस्त फरमाया कि वाकई में आर्ट एक तो अगर मैं अपने मुल्क की बात करूं तो आर्टिस्ट की उस किस्म की ना उसको वो दर्जा मिला है ना उसको उसी तरह पजीराई मिली है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे आर्टिस्ट और वाकई में ये शोबा जो है महंगा भी है और मुश्किल भी है और फिर यहाँ पे नाम बनाना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस आर्टिस्ट को अगर आप देखें तो वाकई में एक तो पैगाम दे रहा है। जिस किस्म से हालात बदलते जा रहे हैं, जिस किस्म से पूरा शहर का शहर, गांव का गांव आलूदा हमें नज़र आता है और वजूहात वही हैं कि जिस तेज़ी से दरख्त कटे जा रहे हैं, जिस तरह एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं और इंसान की आबादी जो कभी आपके हमारे सामने बहुत सारे विजुअल, चाहे वो लाहौर के या रावलपिंडी या इस्लामाबाद के, चलो इस्लामाबाद को मैं एक साइड क्योंकि लेटेस्ट शहर है, लेकिन दीगर शहरों की मैं बात करूं तो उनके हवाले से जब हमारे सामने कुछ वीडियो सामने आती हैं तब हम देखते हैं कि आबादी बहुत ज़्यादा कम थी, बड़े खूबसूरत साफ़ सुथरे ये शहर थे। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदलती गई। लेकिन ये अगर आप ये देखें इस आर्टिस्ट को, ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उसके बावजूद एक तो वो पैगाम दे रहा और ये जिस किस्म के इमेजेस, वो तस्वीर, वो सारी चीज़ें, ऐसा लगता है कि बिल्कुल रियलिटी पर मबनी है और बिल्कुल किसी कागज़ पे उन्होंने किसी बड़े प्रिंट के ज़रिए ये उतारी हुई ये सारी तस्वीर। हालांकि आपने तो फरमाया कि मुश्किल है, लेकिन आपके पास सारी आसपास गाड़ियाँ जो है गर्द आलूद हों तो फिर एक आर्टिस्ट को जो है मौका मिलना चाहिए अपना आर्ट दिखाने का। तो पाजी ने मेरे ख्याल में एक डिफरेंट काम की है और मुनफरिद है, सबसे मुनफरिद है, लेकिन एक अच्छे पैगाम के साथ। बिल्कुल पैगाम बहुत अच्छा जो कि देने का बेसिकली हमारा मकसद था, ये खबर देने का। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर जल्दी से स्विच करते हैं। अगली खबर जो है बेसिकली वो वो आपने गाना सुना मैंने, छोटा बच्चा समझ के हमको ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना आपने, लेकिन वो बच्चा है। यहाँ पे तो छोटे से परिंदे की हम बात कर रहे हैं। अब ये छोटा सा नजर आने वाला परिंदा है जो कि देखने में कितना खूबसूरत, इनोसेंट और प्यारा लग रहा है, लेकिन जितना ये खतरनाक है ना आप जानते नहीं, आपने इसके बारे में कम ही सुना होगा। ये परिंदा जो है बेसिकली जब ये शिकार करने पे आता है ना तो आपकी सोच है कि किस तरह से शिकार करता है, किस तरह से इसको जो है ना मतलब पूरा एक सेटअप बनाने के बाद, और अगर आप ये शिकार करता है हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे फैल्कन जो है ना इनका नाम है, फैल्कन नेट इस परिंदे का नाम है एग्जैक्टली, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो ये इनका नाम है। और ये आपने बहुत कम सुना होगा, देखने में आपको पता है बहुत सारे परिंदे सीम्स टू बी लाइक सेम ना, लेकिन ये साइज़ में अभी आपको शायद पिक्चर में या वीडियो में तो शायद थोड़ा बड़ा लग रहा है, साइज़ में ये बहुत छोटा है, लेकिन आपको पता है कि जब ये शिकार करता है तो ये खूंखार हो जाता है, मतलब कुछ नज़र नहीं आता। और सबसे ज़्यादा अपनी चोंच से, अपने पकड़ने के अंदाज से, हमला करने के अंदाज से ये सबसे ख़तरनाक जानवर तस्वुर किया जाता है, परिंदा तस्वुर किया जाता है। तो हरमीत पाजी लुक्स पे आपने बिल्कुल नहीं जाना, साइज़ पे आपने बिल्कुल नहीं जाना। अच्छा वैसे सोहब बिल्कुल आपने दोस्त फरमाया कि इसके साइज़ को देखें, लेकिन ये वाकई में बड़ा ख़तरनाक लग रहा है। मैं अपने गांव की बात करूं क्योंकि ज़्यादातर हम तो शिकार के लिए भी जाते थे और मैंने इस किस्म के परिंदे भी देखे हैं, यानी आप हैरान होंगे कि उनके पास जो चोंच होती थी वो किसी आरी से कम ना होती थी। और दरख्त में अगर अपने लिए कोई जगह बनानी है बैठने के लिए, वैसे शाख को काटना है, तो मैं हैरान होता था उनको देख के। और वाकई में मेरे पास एक वीडियो भी पड़ी है, वो कभी मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगा। तो आपने दुरुस्त फरमाया कि इस किस्म की बड़ी नायाब किस्म के परिंदे जब हमारे सामने आते हैं जो दिखते में बड़े खूबसूरत भी होते हैं, बड़े छोटे साइज़ में बड़े छोटे होते हैं, लेकिन कोई कारनामे उनके बड़ों को भी पीछे छोड़ देते हैं। तो वाकई में आपने दुरुस्त फरमाया कि भैया है तो ये छोटा सा बच्चा, लेकिन काम इसके हैं बड़े बड़े। तो हमला करना हो अगर आपने, या अगर आपने अपना शिकार करना तो फिर उसके लिए आपको कोई भी रूप धारना पड़ता है। इन शॉर्ट ये कि इसकी मकसद ये है खबर देने का। खैर आगे बढ़ते हैं। आप अगर अगली खबर की बात करें तो अगली खबर पर मेरे पास आप लोग के लिए एक सलूशन है, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो सिगरेट नोशी करते हैं और वो सिगरेट को छोड़ नहीं सकते, मतलब तर्क नहीं कर सकते। उन्होंने बड़ी कोशिश की है, लेकिन जनाब डेडिकेशन हो तो इन साहब जैसी। अब ये तुर्क शहरी हैं, उन्होंने, अब आपको पता है कि अगर हम इनकी सिगरेट पीने की बात करें तो इनके अब्बा जो कि मुझे लगता है कि उन्होंने सीखा तो उन्हीं से है कि अब्बा जो है उनकी डेथ हुई है लिवर कैंसर की वजह से। और लिवर कैंसर आपको पता है सिगरेट पीने की वजह से होता है और वो बहुत बड़ा मौजब होता है इस चीज़ का। तो अब्बा के इंतकाल के बाद उन्होंने कोशिश की कि सिगरेट छोड़ दूं, लेकिन ना छोड़ सके। अब ऑब्वियसली आपको पता है अगर आप ड्रग्स की बात करें मीत पाजी, तो ये अगर आपको आदत लग जाए, ये लत आपको लग जाए, आपको एडिक्शन हो जाए,
तो उसे क्विट करना बहुत मुश्किल हो जाता है बाजुकात। लेकिन इन्होंने क्या किया जनाब, इन्होंने कोशिश पहले की, दिन में 2 डिब्बी सिगरेट यानी 2 बॉक्सेस तो ये आराम से पी जाते थे। इन्होंने कहा अब क्या करूं, एक पिंजरा बना लिया, और पिंजरा बना लिया मुंह का। सिर्फ खाते वक्त और पीते वक्त इस पिंजरे को वो उतारते थे, अपनी फैमिली से कहते थे प्लीज़ मुझे ये पिंजरा पहना दो। अब सड़कों पर ये पिंजरा पहन के घूम रहे हैं। लेकिन आपको पता है हरमीत पाजी, अच्छी बात ये है कि ये काम करने से और इस हाल से, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने सिगरेट पीना कम करना है तो अपने मुंह को ताला नहीं, अपने मुंह को पिंजरा लगा लें। तो ये उसके बाद आपको पता है उन्होंने सिगरेट पीना कम कर दिया। अच्छा, वाकई में ये बड़ा मुश्किल काम है। मतलब जितने भी हमारे जानने वाले दोस्त होते हैं आसपास, उनकी भी कोशिश होती है, ख्वाहिश भी होती है कि भाई हाँ सिगरेट से जो है जान छुड़ाई जाए। बहुत सारे लोग जो हैं स्नफ पे चले जाते हैं कि हाँ ये उसका ज़रिया बन सकता है, कहीं ना कहीं हम बच सकते हैं, वो निकोटीन की ज़रूरत भी होती है। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा है पाजी को देख के कि पिंजरा अपना चेहरा उस पिंजरे में फंसा देना ये बड़ा थोड़ा मुश्किल काम भी है। लेकिन मैंने देखा है कि लोग जो ठान लेते हैं कि भाई अब नहीं करना है, और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो 15-16 साल से रेगुलर सिगरेट की कई डब्बे ख़त्म कर दिए करते थे पूरे दिन में, अब उनको मैंने देखा कि उन्होंने सिगरेट छोड़ दिए। तो वाकई में बड़ा मुश्किल है और सारी चीज़ें। लेकिन एक मुख्तलिफ सी मिसाल इन्होंने दी है कि हाँ भाई बहुत हो गया, अपने आप को नुकसान देना। और आपने दुरुस्त फरमाया कि कई अलामात, और भाई फिर एक सिगरेट की मैं बात करूँ तो 4000 से ज़्यादा जहरीले मादे इसके अंदर हैं, और ज़िंदगी का जो दौरानिया है वो भी कम हो जाता है, कहीं ना कहीं बहुत सारे अमराज में आपको मुब्तला कर देता है ये एक ही। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे नौजवानों में ये ज़्यादा ट्रेंड होता है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, और जब नई नौजवानी के दहलीज पर आप पहुँचते हैं तो एक शशका भी होता है। तो हम देखते हैं अब ख़वातीन में भी ये रुझान यहाँ पे भी बढ़ रहा है, बाहर दुनिया में तो वैसे भी है। तो वाकई में इंतहाई ख़तरनाक है, जितना भी इससे दूर रहा जा सकता है तो मेरे ख्याल में अपने आप को रखना चाहिए। जी आप एक बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि आप इसको नशे के साथ साथ या आदत के साथ साथ एक फ़ैशन भी तस्वर किया जाने लगा है, और उस फैशन की वजह से जो हमारी नई नस्ल है वो इसका रुझान इस तरह ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो अब देख ले, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हर चीज़ की ज़्यादती बुरी, और ये ज़्यादती करते थे तो उसका वे आउट कोई नज़र नहीं आया उनको, मुंह को ताला लगा लिया और ताला लगा के पानी पी रहे हैं। खैर, लेकिन ये कामयाब रहे हैं इसमें। अगली खबर पर चलते हैं फौरी तौर पर। अगली खबर हमने आपको देनी है डेली रोज़ की लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अब ये खबर ये है कि अब पूरा एक प्रोग्राम, पूरी एक इंस्पेक्शन और पूरा एक आप ऑपरेशन कह सकते हैं इसको, यस राइट वर्ड इज़ ऑपरेशन। भारत में आबादियों और फसलों पर हमला करने वाला ये एक हाथी है, बहुत बड़ा है, इसके साथी कहीं आसपास नहीं है, लेकिन ये हाथी जो है इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है अपने साथियों को भी, आबादी में रहने वाले लोगों को भी, फसलों को भी। पता नहीं है, मतलब आई डोंट नो कि इसको मतलब गुस्सा था या कोई इसका मतलब साइकोलॉजिकल इशू भी हो सकता है, लेकिन ये हाथी जो है ये बेकाबू हाथी था। अब इसको काफ़ी अरसे से लोग कोशिश कर रहे थे कि पकड़ ले। सोहा, अगर हम हाथियों की बात करें, आपने तो फरमाया कि अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, हमारे यहाँ तो चलो बड़े मुश्किल से हमें लोग गिफ्ट कर लेते हैं और उसका बुरा हाल हो जाता है। लेकिन आसाम हो या केरला हो या जितने भी जंगलात हैं उसमें सबसे ज़्यादा हाथियों की बहुत बड़ी तादाद है। और वाकई में बहुत सारे ऐसी रिपोर्ट्स हिंदुस्तान से जो हम जब देखते हैं उनके टेलीविज़न की स्क्रीन पर, तो बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स मिलती हैं जिसमें हाथी बिफर जाते हैं और फिर पूरे के पूरे, चाहे वो छोटा सा गांव है या लोग हैं या आसपास के खेत हैं, तो उसको बड़ा नुकसान वो पहुंचाते हैं। और वाकई में हाथी को संभालना भी बड़ा मुश्किल है, इसको ट्रेन करना एक अलग आर्ट है, और बहुत सारे लोग इनको ज़बरदस्त तरीके से ट्रेन भी कर लेते हैं। लेकिन अगर हल्की फुल्की भी थोड़ी सी गलती हो जाए तो ये जब बिफर जाता है तो फिर नुकसान इतना ज़्यादा होता है कि आसपास के तमाम तर एरिया, जितने भी गांव में बने झोंपड़ियाँ होती हैं, तो फिर उसको बचाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब अब देखिए ना, होता तो ऐसे ही है मीत भाई, जब गुस्सा आपको आता है फिर आप आस पास कुछ नहीं देखते ना कि कौन आपके रिश्तेदार है, कौन आपके दोस्त है, बाप है, बस गुस्सा आता है तो गुस्सा होता है किसी का और बाज़ उतरता किसी और पे है। लेकिन अगर हम भारत की आबादियों की बात करें तो बाकायदा ऑपरेशन किया गया। पुलिस ने, अब एक हाथी होता तो चलो मतलब उसको कैटर कर भी लेते, 2-3 हाथी, बल्कि हाथियों की एक टीम है जो कि इस महाज पर निकलती थी, और अब उनको गिरफ्तार किया गया है भारतीय पुलिस की जानिब से। और अब वहाँ के जो आबादी में रहने वाले लोग हैं उन्होंने सुख का सांस लिया है कि चलिए अब हम इससे महफूज रहेंगे, बिकॉज इसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी जो है ना वो खौफ व हरास काफ़ी अरसे तक फैले रहा। तो ये ऑपरेशन अब कामयाब रहा है, जिसकी फुटेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सो वी आर डन आवर डेली डोज फॉर टुडे। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क की सूरत हाल में दो चीज़ें बहुत अहम है जिसको हम आज के इस पॉलिटिकल सेगमेंट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक, आज वज़ीर ख़ारजा जो कि रवाना हो रहे हैं, 11 बजे की उनकी फ़्लाइट है और वो इस्लामाबाद बल्कि कराची से डायरेक्टली गोवा के लिए रवाना होंगे। और शंघाई ताउन तंजीम के जो वज़ीर ख़ारजा इसका 2 रोज़ा अहम इजलास है, इसके लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो गोवा पहुँचेंगे और इस इजलास में शिरकत करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आज होने वाली एक अहम पेशी भी, जिसके लिए आपको पता है कि इमरान खान साहब जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में ये अहम पेशी है जो कि होगी। अब क्या इसका रिजल्ट निकलेगा, इस पर हम बात कर लेते हैं। हामिद खान अल-मशरिकी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट, इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर कहिएगा कि वैसे तो आपको पता है कि जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट ये वाली टर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जा रही है और मरीम नवाज़ या दीगर सियासी लोग जो है वो ये बात करते हैं कि ऐसे इमरान खान को रिलीफ मिल जाता है अदालत से, वो इलेक्शन को लेके हो या ज़मानत को लेके हो। और तो ये आज हम पेशी, आप क्या समझते हैं इस पर क्या रिजल्ट निकल सकता है या क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखें, पहले तो मैं ये कहता हूँ कि किसी भी सूरत मरीम नवाज या जब हुकूमत ये दावे करती है कि जी इमरान खान को जमानतें मिल जाती हैं, तो मेरा ख्याल इनको याद रखना चाहिए हमजा शहबाज को अपने घर बैठे छुट्टी वाले दिन जमानत मिल गई। मरीम नवाज ने ऑर्डर कर दिया जी कि 15 दिन पहले बताना पड़ेगा, किसी किस्म की गिरफ्तारी के कोशिश करने के लिए भी 15 दिन पहले बताना पड़ेगा। उसके बाद इसहाक डार को एब्सकॉन्डर होते हुए, इश्तिहारी होते हुए एक वीआईपी जहाज में बिठाकर और जनाब वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ लाया जाता है। तो बदकिस्मती से हुकूमत के पास तो इस तरह का कहने को कुछ नहीं है। अब दूसरे एंड पे बात करते हैं। देखें, इमरान खान को एक बड़ा खूबसूरत बात मैंने कुछ हाई कोर्ट के जज उन्होंने रिमार्क्स दिया, जस्टिस साहब ने, कि एक शख्स पर 71 साल में कोई मुकदमा नहीं बनता और 160 मुकदमे बन जाते हैं। एक कैसा मुजरिम है जो पूरी जिंदगी तो कोई जुर्म करता नहीं और 6 महीने में ये 150 जुर्म कर रहे हैं। जो हो रहा है ये बहरहाल आवाम को नजर आ रहा है और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को जमानत मिल जाएगी। कल हमने देखा इमरान खान की टांग पे किस तरह बोझ पड़ा और वो लंगड़ाते रहे और आज व्हील चेयर पे गए हैं। ये सब कुछ देखना पड़ेगा और मेरा ख्याल ये है कि बार बार मैं कह रहा हूँ जी, अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट हामिद खान साहब, कल हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई है और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने हुदूद में रहे और साथ साथ में जो चीज़ें उन्होंने पेश की हैं तो उसमें ये कहा गया है कि सिक्योरिटी का जो मामला है, यानी 3 लाख जो लोग उन्हें चाहिए, एहलकार चाहिए और सिक्योरिटी के लिए, इसी के साथ साथ जो फंड है वो भी अभी तक नहीं मिला। तो ये जो मामला है, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसी पर कोई अलग दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करेगी? क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है, जिस किस्म के हालात हैं, हम देख रहे हैं कि पार्लियामान से जिस तरह हमले किए जा रहे हैं, एक टकराव की सियासत तो पहले से शुरू हो चुकी है और दोनों इदारे एक दूसरे के साथ और फिर हमने ये देखा कि परसों जिस तरह इन्विटेशन थी, तमाम तर जजेस उसमें शामिल थे लेकिन काजी फायज ईसा उस डिनर में शामिल नहीं थे। तो ये इख्तलाफात भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। इस वक्त इस दीगर केसेस पे भी ये असरात होगा। हरमीत, देखें, बात यह है कि चीफ जस्टिस ने और अदलिया ने अपनी कमजोरी खुद दिखाई, जिसके नतीजे में मैं ये कहता हूं कि पहले पार्लियामेंट, पहले काबीना आंखें दिखाती रही, वुज़रा आंखें दिखाते रहे। पार्लियामेंट ने अपनी हदूद से कई सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में तजावुज़ किया और अब इलेक्शन की नहीं। ये जो धमकी आमेज अंदाज है पिटीशन के नाम के ऊपर अपनी धमकी से भरी हुई दरखास्त डालने का, ये जो रिपोर्ट के नाम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को धमकाने का अमल है, इसकी नज़ीर नहीं मिलती, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। और मैं आपको ये बताऊं, जो आपने कहा जस्टिस काजी फायज ईसा नहीं शामिल हुए, शायद मेरा ख्याल है, मैं तो इन्हें अदालत ना कर दूं कि इनको पता था कि दाएं बाएं जरदारी और शहबाज शरीफ नहीं बैठेंगे, कि कोई 14 जजेस बैठेंगे तो नहीं गए। लेकिन बदकिस्मती है, जजेस को अपना जो है वो यूनिटी शो करने की बड़ी सख्त जरूरत थी और होनी चाहिए। लेकिन इससे अब एक फैसला, एक चीज मुझे समझ आई, अगर अवाम गौर से देखें तो ये एक फुल कोर्ट था जिसका फैसला 14-1 से आया, यानी 14 जज इकट्ठे हो गए एक तरफ और एक तरफ हो गया। तो क्या ये हुकूमत के लिए एक तरह से बड़ा क्लियर मैसेज नहीं है कि अदलिया बहरहाल अपनी सर्वाइवल के लिए और अपनी खुद मुख्तारी के लिए कहीं ना कहीं खड़ी हो सकती है, हो जाएगी? यही वक्त की जरूरत है। और हुकूमत जिस तरह हर मामला में ख्वाजा आसिफ की तकरीर देख लें, बाकी देख लें, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को ड्रैग कर रही है, ये बड़ी खतरनाक रविश है। आप वो ईंट का जवाब कोई पत्थर से देने की बातें करते हैं, इस तरह मामला नहीं होते हैं। आपको
सुप्रीम कोर्ट हामिद खान साहब, नाकाम अगर मुज़ाकरात की बात की जाए, तमाम तर नज़रें, सबकी नज़रें उसी पर थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं नाकाम हो गए। लेकिन उसी दौरान गिलानी साहब ने एक बात की थी, अगर आपकी नज़र से गुजरी हो तो उनका कहना ये था कि इलेक्शन जो है इस वक्त अगर हम देखें, तमाम तर ग्राउंड रियलिटी ये है कि PTI के टिकट्स के लिए लोग क्या क्या जतन नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त गिलानी साहब का ये बयान कि इलेक्शन के मामलात पर जो है उसको कबूल करना होगा, जिस किस्म के भी रिजल्ट्स आते हैं। मकसद क्या था सर? एक तरफ हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला उनका निगरान मोहसिन साहब जो हैं, इसी तरह इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी यही कहा जाता है कि वो भी कहीं ना कहीं PDM का हिस्सा है। फिर ऐसे में तमाम तरह इंतजामिया उनके अंडर है। ये कहने का मकसद क्या था सर? ये मकसद वही है जो मैंने आपसे एक प्रोग्राम में पहले भी कहा कि इवेंचुअली पीपल्स पार्टी और नून लीग की राहें जुदा होनी हैं। जनूबी पंजाब में सबसे बड़ा अखाड़ा जो लगना है वो पीपल्स पार्टी नून लीग का आपस में लगना है, क्योंकि होना यह है कि देखें PTI की सीटें जो है ना वो बड़ी मखसूस हैं, बड़ी पक्की हैं जनूबी पंजाब की हद तक। हाँ जी। पीपल्स पार्टी का सारा जोर पंजाब में वापसी का है, और पंजाब में वापसी के लिए पीपल्स पार्टी माजी में भी जनूबी पंजाब में मकबूल रही, चाहे वो मखदूम अहमद साहब का हल्का हो। ठीक है हामिद खान मुशर्रफ से पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। जहाँ पर PTI की सीट वैलिड है और वहाँ पर उनकी क्रेडिबिलिटी वैसी की वैसे, उसको कोई फर्क इस सारी सूरत हाल से फिलहाल नहीं पड़ना। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। और आज के प्रोग्राम के आगाज़ में जो मैंने आपसे रनडाउन शेयर किया था, उसमें हमने इस चीज़ पर बात करनी थी कि मुल्क में इस वक्त मालियाती या तवानाई बहरान इस कदर ज़्यादा हो गया है कि श्रीलंका की हमने अपने ही प्रोग्राम में बहुत दफ़ा एग्जाम्पल कोट किए, बहुत दफ़ा बात की है, लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो है उसमें महंगाई की शरह इतनी बढ़ गई है जो कि अब हम 1967-64 की बात करें तो उसके बाद तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि आप 36% पर यह महंगाई की शरह जा चुकी है। अगर श्रीलंका के फैक्ट एंड फिगर आप शेयर करें तो वहाँ महंगाई की शरह 35% बढ़ी थी, तो हालात इतने बुरे हो गए थे, तवानाई का शदीद बहरान था, मालियाती सूरत हाल शदीद ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही थी। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में मई का महीना एक ऐसा महीना इसमें कहा जा रहा है कि ये बहरान शिद्दत इख्तियार करेगा। अल्टीमेटली जो बोझ पड़ेगा वो एक आम लेम मैन पे पड़ेगा। क्या वे आउट हो सकता है? IMF की अब कोई बात नहीं करता, जबकि हमने बहुत बात पहले कर ली है। खैर, इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। हमारे साथ सलमान शाह साहब मौजूद है, माहिर माशियात, इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर, हमने एग्जांपल पहले भी श्रीलंका की बहुत दफ़ा दी है, अब तो हम रिलेट करने के बजाय आगे जा रहे हैं और एक स्टेप आगे जा रहे हैं। 36% महंगाई की शरह जो है वो ऊपर से ऊपर तक चली जाती जा रही है। क्या समझते हैं आप सर, अब IMF की कोई बात नहीं करता, कोई वे आउट आपके एनालिसिस के मुताबिक आपको नज़र आता है कि ग्रेजुअली होगा, जो भी होगा ओवरनाइट तो हम कुछ नहीं कर सकते अब इस मालियाती और तवानाई के बहरान का? नहीं, आई थिंक हम दो इश्यूज हैं। एक इशू ये है कि हमारी इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस को दोबाला कर रही है, मतलब उसको बहुत बढ़ा रही है, और उसकी साफ जो इंडिकेशंस हैं वो ये हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ कोई बैरून मुल्क या अदारा कोई एग्रीमेंट नहीं कर नहीं रहा जो कि करनी चाहिए। IMF का प्रोग्राम जो है वो अभी तक साइन नहीं हुआ। फिर हमारे दोस्त ममालिक से बातें, तो हम तो कहते हैं कि उन्होंने कर दिया, लेकिन उधर से हमें कोई इंडिकेशन नहीं आती कि वो पूरे जो हमारी ज़रूरियात के मुताबिक काम हुआ है या नहीं हुआ। सो पहला स्टेप ये है कि हमने अपनी पॉलिटिकल, और उसकी वजह है पॉलिटिक्स है, क्योंकि जाहिर है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में हुकूमत है उसका पता नहीं है कि कितनी देर उसने चलना है। जो इलेक्शंस हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क पड़ गया है कि वो कब होने हैं, क्या यहाँ पे जमहूरियत चलेगी या नहीं चलेगी, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स हैं। अब आप देख रहे हैं कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, इधर उधर बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो रहा है जो कि बड़ा ख़तरनाक है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक है। सो नंबर वन जो आपने बात की कि कोई सलमान साहब जल्दी से कोई कर सकते हैं, तो जल्दी में तो ये है कि हमें अब अनाउंस कर देना चाहिए कि वे फॉरवर्ड है क्या, पॉलिटिकल वे फॉरवर्ड
में क्लैरिटी आ जानी चाहिए, ताकि पूरी दुनिया को पता लग जाए, पूरे पाकिस्तान को पता लग जाए कि जी अब इस तरीके से आगे काम होगा। खा वो जमहूरी हो या गैर जमहूरी हो, बट रोड मैप सामने आना पड़ेगा। और अगर वो अच्छा रोड मैप होगा तो इमीडिएटली हमारा जो इस वक्त रुपए की कीमत पे जो प्रेशर है पॉलिटिकल रीजन से, वो हटना शुरू होगा। वो प्रेशर जब हटेगा, रुपी स्टेबलाइज होगा। जी जी। और अगर हमने अच्छे काम बहुत से किए तो हो सकता है रुपी स्ट्रेंथन भी हो जाए। और उसकी वजह से फिर आप एक बहुत बेहतर इकोनॉमिक आउटलुक की तरफ जा सकते हैं। सो ये मेक और ब्रेक सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान की। अभी हम अगले 10 दिनों में कोई क्लैरिटी आ जाती है तो पाकिस्तान की इकॉनमी बच जाएगी। अगर वो क्लैरिटी नहीं आती तो फिर ये जो बात आप कर रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता हम गिरते जाएंगे, और फिर आहिस्ता सलमान साहब, अगर हम देखें पाकिस्तान की, अगर हम तारीख उठा के देखते हैं तो हम उम्मन हमारी पॉलिटिशियन की या जितने भी आमर आए यहाँ पे, उनकी भी एक कोशिश रही कि मामला जो है कर्जजात पर ही चलाया जाए। लेकिन अब अगर हालात को देखें, पूरी दुनिया देखें, तो उन बहुत सारे ऐसे ममालिक जो हमसे इस दौड़ में पीछे थे अब वो स्टेबल हो चुके हैं। अगर हम हमारे पास हम अपनी कंपनीज की बात करें, खासकर पीआई की बात की जाए, तो उसका नुकसान अगर देखें तो सर वो भी कोई 90 अरब से ज़्यादा हो गया और 23 अरब आपने सैलरीज देनी है। तो क्या आपको लगता है सर कर्जजात पर आगे मुस्तकबिल में चलना मुश्किल होगा? हमें बहुत सारे मामलात में चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी जाना होगा। क्या इससे कोई फ़ायदा पहुँच सकेगा सर? देखिए, अभी तो 6 माह 1 साल तो आपको कर्जे ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि पुराने कर्जों को आपने रोल ओवर करना है और जो आपके इस वक्त खसारे हैं उनको पूरा करना है। तो वो इमीडिएटली तो कर्जों से ही होगा। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ चलते हैं तो फिर कर्जों की बजाय इन्वेस्टमेंट आ सकती है, जिससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। आपकी जो ये रुपए में मैंने जैसे पहले कहा स्टेबिलिटी आ सकती है, जिसकी वजह से आपकी डेट सर्विसिंग में कमी आ सकती है। फिर आपके जो फिस्कल जो आप रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, जिसमें हुकूमत के अखराजात आप कम कर रहे हैं, उससे आपकी बेहतरी आएगी। फिर जो अभी आपने इंडिकेट किया कि आपके खसारे जो है पब्लिक सेक्टर कंपनीज के वो बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको एक बहुत बड़ा प्राइवेटाइजेशन का कैंपेन करना पड़ेगा कि ये बड़े बड़े सफ़ेद हाथी जो हैं इनको आप प्राइवेटाइज करें। और अगर कुछ इनमें से मिल जाती है, आमदन हो जाती है, तो उससे आप अपने कर्जे जो है रिस्ट्रक्चर करें। तो काम बहुत करने वाले हैं। इस वक्त जो प्रॉब्लम है कि इस वक्त हमारी लीडरशिप बिखरी हुई है और वो आपस में इंटरैक्शन भी नहीं हो रहा। जो हम देख रहे हैं कि इतने दिनों से वो इलेक्शंस के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन एक तरफ बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ तशद्दुद भी हो रहा है। बहुत सी गलत काम जो है पाकिस्तान में जो नहीं होने चाहिए वो हो रहे हैं। तो आई थिंक कि ये जब तक फैसला हमारी सियासत पॉलिटिशियंस नहीं करते कि क्या करना है इसको फ्यूचर में, तो इकोनॉमिक क्लैरिटी नहीं आ सकती। सर, आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से ही हमारी मुआशी बदहाली इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब उसे कोप अप करना मुश्किल हो गया। सर, आप अनाउंस करने की बात कर रहे थे, कंपैरेटिवली अगर सर्वे देखा जाए सिर्फ 7% पाकिस्तानी है जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता महंगाई से, पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा होने से, दीगर अशिया खुरनोश की प्राइस ज़्यादा होने से। सिर्फ वे आउट जो मैं जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रही थी कि व्हाट टू अनाउंस, हाउ टू अनाउंस एंड व्हेन टू अनाउंस, कि आपने क्या लोगों को बताना है कि ये तरीका कार है, इस पे चलेंगे तो शायद कुछ बेहतरी की जानिब हम जा सके। बिकॉज अगर हम आवाम की बात करें तो पैसा अभी भी आवाम के पास बहुत है, इसलिए तो 7% लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता और हम उन्हें समझते हैं कि वही ज़्यादा ग्रिप करके बैठे हुए माशी सूरत हाल को। देखिए, सबसे पहली बात जो मैंने अभी बात की कि अनाउंसमेंट अगर इस हफ्ते आ जाती है, रोड मैप अगले इलेक्शंस का, और किस तरह की वो कमिटमेंट्स एक दूसरे से करते हैं, कौन उसको गारंटी करता है, और वो फिर इम्प्लीमेंट होती है और इलेक्शंस जो हैं आपके
नेशनल असेंबली के भी, प्रोविंशियल असेंबली से खुश उसलूबी से हो जाएं। सो ये तो पहली रिक्वायरमेंट है जो इसी हफ्ते आ जानी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपका इस फॉलोइंग दिस अनाउंसमेंट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि IMF प्रोग्राम हो जाएगा, और IMF प्रोग्राम होता है तो एक बहुत इम्पोर्टेंट वो स्टेप होगा जिसका मतलब ये होगा कि आपके जो इस वक्त बैरून मुल्क कर्जों की रीपेमेंट्स हैं उनका मामला कुछ तय पे आ जाएगा और वो एक स्मूथ तरीके से रोल ओवर हो जाएंगे या नए आपको मिल जाएंगे। उसके बाद फिर आपने जो है साथ साथ वो अमल शुरू करना है कि क्या वजह थी कि हम इस मुश्किल में पहुंचे, और उसकी जो इक़्तिसादी वजह है वो हमारा बिजली का निज़ाम है। वो बिजली का निज़ाम जो है वो एक तो डॉलर्स में हो गया हुआ है और इम्पोर्टेड फ्यूल भी है, फिर उसके ऊपर जो हमने मायदे किए हुए हैं वो भी डॉलर्स में है। तो इन चीज़ों से हमें कोई एग्जिट लेना पड़ेगा और बिजली के निज़ाम को अंदरूने मुल्क की रिसोर्सेज पे ले जाना पड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि आपको सोलर सलमान साहब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तो इंतज़ार भी किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत की भी ख्वाहिश ये कि बजट ये पेश करें क्योंकि हालात इस किस्म के हैं। लेकिन सर क्या आपको लगता है कि ये बजट जो आएगा, क्योंकि हम महंगाई की बात करें तो श्रीलंका को तो जिस तरह सोहा ने फरमाया कि क्रॉस कर चुके हैं और इसमें कोई शक नहीं है, क्या आपको लगता है कि जो आने वाला बजट है इसमें मज़ीद चीज़ें जो है तूफान महंगाई का बर्पा होगा या कहीं ना कहीं रिलीफ मिलने का इम्कान है? कोशिश क्या हुकूमत की ये होगी कि आवाम को रिलीफ, क्योंकि आने वाले दिनों में तो इलेक्शन में भी जाना है? देखिए, एक चीज़ है कि बजट जो है वो एक तो है कि उसको IMF की होनी चाहिए इंडोर्समेंट। सो हुकूमत का जो भी ये इस वक्त हुकूमत लाएगी बजट, वो ये नहीं कर सकती कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो इलेक्शन ओरिएंटेड बजट पेश करे, क्योंकि वो इलेक्शन ओरिएंटेड बजट जो पेश होगा वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। सो एक तो ये है कि वो बजट जो है वो आपको एक किस्म का ऑस्टेरिटी बजट देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, उसमें आपको हुकूमती अखराजात को बहुत कम करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हैं अखराजात, और अगर आपने अखराजात हुकूमत के कम किए तो हो सकता है फिर कोई ज़्यादा टैक्सेस ना लगाने पड़े। लेकिन अगर हुकूमत के अखराजात भी आपने ना कम किए तो फिर आपको टैक्सेस और भरमार डेफिनेटली होगी। जैसे पिछले साल मिफ्ता साहब ने टैक्सेस की भरमार की थी, इस साल भी फिर आप वही एक्सपेक्ट करें। और सर फिर अल्टीमेटली होना यही होगा कि वो सारे टैक्सेस जो है वो आम को पे करने, और आदमी जो है जो पहले ही बहुत परेशान है वो मजीद इस हवाले से परेशान हो जाएगा। सर ये हर चीज़ की कीमत जो है वो अल्टीमेटली अवाम ने देनी होती है, और अवाम अगर अच्छी पॉलिसीज़ करेंगी तो बेनिफिट अवाम को होता है, जब गलत पॉलिसीज़ होती हैं तो नुकसान भी अवाम का होता है। सो ये बजट का होगा। लेकिन मैं ये भी आपको बताऊंगा कि जो नई गवर्नमेंट आएगी, अगर बजट के बाद इलेक्शंस होते हैं और एक नई गवर्नमेंट आ जाती है, तो हमने ये भी देखा है कि फिर बड़े मिनी बजट्स भी आते हैं। तो अब ये जो वक्त आएगा, ये अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ हम जाएंगे तो पहली चीज़ तो ये होगी कि बजट में भी कोई चेंजेस आएंगी। दूसरी चीज़ें जो होंगी उसमें, जैसे मैं पहले कहा था, बिजली का निज़ाम, प्राइवेटाइजेशन, टैक्स का निज़ाम, जो तमाम पाकिस्तान का सिस्टम है, सिविल सर्विस का निज़ाम, इन्वेस्टमेंट का निज़ाम, ये सारी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। क्योंकि पाकिस्तान देखें, ये हमें सोच लेना चाहिए कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी पाकिस्तान की है और बड़ी तेजी से हम बढ़ रहे हैं, और हमारी इकॉनमी अल्टीमेटली 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी हमने बनानी है। हम इस तरह से तो नहीं रह सकते जिस तरह अब है कि बिल्कुल भीख मांग रहे हैं और कोई हमारे पास आमदन का जरिया नहीं है, कोई चीज़ हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, हर चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये निज़ाम हमें टोटली बदलना पड़ेगा कि हम पैदावार पाकिस्तान में बेशुमार हो, एक्सपोर्ट्स हों, और हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है
वो 7 से 8% पे हमें लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि और हमारी सर आप एक नौजवान बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं आपकी इसी तमाम तर कॉन्वर्सेशन से अच्छी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करूंगी कि अभी बहुत कुछ बाकी है और बहुत कुछ वो है जो हम कर रहे हैं। सर थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस। इस सारी बातों का क्रक्स यही है कि सूरत हाल अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, वसाइल मौजूद है हमारे इस मुल्क में जिसे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं। तो चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है बशर्ते कि सियासी इस्तेकाम आए ताकि माशी इस्तेकाम की तरफ हम बढ़ सकें। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली हम बात करते हैं एक मुल्क एक कौम एक निसाब की, जो तब्दीली अहम निज़ाम में हमने करने की कोशिश की है। क्योंकि अगर किसी भी मुल्क की तरक्की की बात करें तो कहा जाता है कि तालीम पर अगर हम फोकस करेंगे, इस फील्ड पर हम काम करेंगे तो मुल्क और कौम तरक्की कर सकेगा। लेकिन अब ज़रूरत इस अमर की है कि कुछ चीज़ों को चेंज किया जाए, या एजुकेशन के एडवांसमेंट की बात की जाए, या वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। हमें कोशिश ये करनी है कि टेक्नोलॉजी को कीप इन माइंड रख के किस तरह से हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इंजीनियरिंग की, डॉक्टर की, फार्मेसी की, या अगर हम बात करें LLB की, तो ये तमाम वो इदारे हैं या तमाम वो चीज़ें हैं, तमाम वो फील्ड है जिस पर काम करने की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं कि एडवांसमेंट हर फील्ड में आती चली जा रही है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आज के टॉपिक की बात करें तो हम बात करेंगे LLB की। यानी अगर हम कानून पढ़ाने की बात करें, कानून पढ़ने की बात करें, अगर हम इस डिग्री की बात करें तो कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की कि वो तमाम इदारे जो कि क्रेडिबल इदारे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कानून की यानी लॉ की, अगर हम बात करते हैं तो लंदन स्कूल ऑफ लॉ से बेहतर क्रेडिबल और रिलायबल इदारा हमारे पास नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि वहाँ से अब ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है पाकिस्तान में? ऐसे कौन से प्रोग्राम की ज़रूरत है, ऐसे कौन सी डिग्रीज़ की ज़रूरत है जो कि हमारे बच्चों को सीखने की ज़रूरत है ताकि उसकी प्रैक्टिस ना सिर्फ पाकिस्तान में की जाए बल्कि पूरी दुनिया में की जाए? और कानून, उनका सिखाया हुआ कानून जो है उससे क्या क्या हम सीख सकते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स जो कि पाकिस्तान में लॉन्च किए गए हैं, इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद महमूद अहमद क्लास्टर साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। बेसिकली ये जो है वो एडवोकेट भी, हाई कोर्ट के 10 साल का इनका एक्सपीरियंस है इनकी फील्ड में। सो हैव एक्सपर्टीज़ इन देयर ऑन काइंड ऑफ फील्ड। तो इनसे बेहतर हमें इस हवाले से कोई नहीं बता सकता। तो इनसे आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर होप्स यू आर डूइंग ग्रेट। सर बताइएगा इस हवाले से कि अगर हम इस सारी सिचुएशन को देखें तो पाकिस्तान में हम कोशिश कर रहे हैं कि निज़ाम को बेहतर करें और उसके लिए हम स्क्रीन पे कोई रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगर हम लॉ की स्पेसिफिकली बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, जैसे लंदन स्कूल ऑफ लॉ से बहुत सारे प्रोग्राम अब लॉन्च किए जा रहे हैं। तो यहाँ के स्टूडेंट्स जो LLB कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं उनके लिए क्या स्कोप ऑफ वर्क है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस किस्म के प्रोग्राम से? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जी, सो काइंड ऑफ यू फॉर इनवाइटिंग मी टू सच अ गुड शो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जी, लीगल एजुकेशन जो हम देखते हैं, द मोस्ट प्रैक्टिकल एम्बेड, मैं इसको कहता हूँ, शायद मैं बाइस्ड हूँ अपनी ओपिनियन में क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है। द मोस्ट प्रैक्टिकल एजुकेशन, मैं इसको लीगल एजुकेशन को मानता हूँ बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिकॉज ये एक ऐसी डिग्री है, ये एक ऐसी डोमेन है या ऐसा आपका स्टेज ऑफ लाइफ है जिसमें आप एकेडमिक्स एंड प्रैक्टिकलिटी दोनों का आप एक मर्जर देख रहे होते हैं। ओके। तो इस बात से ज़रूरी है कि सिर्फ हम ये नहीं कंसीडर कर सकते कि जब आप लीगल एकेडेमिया की बात करते हैं तो वो वन साइडेड हो, वो सिर्फ आप किताबों तक रहें। ज़रूरी है कि वो बच्चा जो लॉ करना चाहता है पहले वो लॉ को समझे। मीनिंग बाय, जब मैंने किया इन 2010 तो उसके अंदर मैंने पहले 1 महीने की इंटर्नशिप की विद अ वेरी गुड लॉयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ताकि मुझे आइडिया हो कि मैं क्या गोल अचीव करना चाह रहा हूँ, क्या लीगल एजुकेशन की डिग्री इस काबिल है कि मेरा वो कैरियर काउंसलिंग है उसमें मुझे मदद दे। इधर हमारा मसला ये है कि बच्चा मेजॉरिटी तौर पे अनगाइडेड है, बहुत टैलेंट है, हर चीज़ है, लेकिन डायरेक्शन नहीं मिलता और पता ही नहीं चलता कि उसने जाना किधर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि रोड मैप पेरेंट्स नहीं दे सकते। पेरेंट्स सिर्फ आपके लिए फाइनेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। रोड मैप तो प्रोफेशनल्स हम लोगों ने देना है। तो इम्पॉर्टेंट बात तो देयर इज़ अ बिग गैप इन द लीगल प्रोफेशनल्स एंड दिस काउंसलिंग मैटर। अगर मैं एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मेरा कुछ डेट मेरे प्रोफेशन की तरफ भी है। इट्स नॉट अबाउट द फैक्ट कि मैं आई एम अर्निंग समथिंग, आई एम हैविंग अ गुड नेम, नो, दैट इज नॉट दैट। ज़रूरी है कि मैं, क्योंकि इस प्रोफेशन में हर बंदा दूसरे बंदे से कोई ना कोई, आप यूं कह लें कि फेवर या वो उसको सपोर्ट मिली है। तो हमारा पूरा ये जो है ये भी सपोर्ट से, सपोर्ट ऑन मेरिट आई एम सेइंग, उस पर चल रहा है। तब अब इस लिहाज से हमारे पास 2 तरह की ऑप्शंस होती हैं जब भी एक बच्चा
FSC, A levels, ICOM, ICS करके या FA करके निकलता है. One is the Punjab University Law. अब पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ, नो डाउट इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस डिग्री, Yeah. क्योंकि हमारे बड़े बड़े जो नोबल जो हमारे नाम हैं, वो आप कोई भी वो सारे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट्स हैं जो सबसे टॉप, वो वहाँ से आए हैं. बट अनफॉर्चुनेटली कि उसका वो जो कैलिबर है, वो जो क्वालिटी है, वो नहीं रखी गई जो रखनी चाहिए थी. लेकिन ऑब्वियसली यहाँ मैं ये कोट करूँगा कि बार काउंसिल का बहुत ज़्यादा रोल है, और बार काउंसिल को मैं इस बात पे अप्रिशिएट भी करता हूँ, ख़ास तौर पे पिछले 3 सालों में, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए. इस लिहाज से उन्होंने पहली दफ़ा बार क्लास्टर काउंसिल साहब, यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, अगर हम देखें दो प्रोफेशन के हवाले से मैं अगर मैं बात करूँ तो उसकी मार्केट में बड़ी ज़्यादा भरमार है. एक तो चाहे हमारा जो शोबा है, इसमें हम देखते हैं कि हर दूसरा शख्स जिसने माइक उठाया है हाँ, वो तो उसकी एंकर कोशिश बनना होती है कि वो साफ़ी बन गया है, और किसी का इंटरव्यू ले ले वो साफ़ी बन गया है. दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि काला कोट हमें बड़ा ज़्यादा नज़र आता है, और हम देखते हैं कि प्राइवेट जितने भी सेक्टर खुले हुए हैं वहां पे भरमार है. और फिर हम ये देखते हैं कि एक फैशन भी बन चुका है. मैं बहुत सारे वकीलों से मिलता हूं, आपने दुरुस्त फरमाया कि इंटर्नशिप से दूरी, सीनियर से दूरी, और कहीं ना कहीं काला कोट पहन लिया और ये तासुर देने की कोशिश की कि हाँ मैं भी शामिल हो गया हूँ इसमें. आपको याद होगा साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने इस चीज़ पर भी एक्शन लिया था. आपके मुताबिक आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या क्या चीज़ें हैं जिस पर तब्दीली होनी चाहिए, चेंजेस होने चाहिए, ताकि एक प्रोफेशनल वैसे आगे बढ़ सके जो वकला हजरात हैं और जो चाहते हैं कि प्रोफेशनल वकील बने. राइट सर, सबसे पहली बात तो ये है कि लॉ इज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, वी आर इन एन एवोल्यूशन, और Okay. इसी तरह हमारी लाइफ भी एवोल्यूशन पे बेस करती है. लाइकवाइज सर, ट्रांस नेशनल एजुकेशन हैज अ वेरी की रोल टू प्ले व्हेन इट कम्स टू दिस एरिया, ट्रांस नेशनल एजुकेशन, क्योंकि आप अपने बॉर्डर्स को बंद करके अपनी सिर्फ डोमेन, अपनी हिस्ट्री पढ़ा के आप इवॉल्व नहीं कर सकते. अब सर इसमें वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस. ये एक आपकी ट्रांस नेशनल एजुकेशन के अंदर एक कितना आप बाहर का कल्चर या लाएंगे और कितना अपना कल्चर एंडोर्स करेंगे. अब ये बैलेंस है, ये ऑब्वियसली आप यूं कह लें कि प्रोफेशनल लीडर्स को इस बात को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब आप देखें रिसेंटली बहुत ज़्यादा आपके बार काउंसिल में एक पॉलिटिकल डिमार्केशन हो गई है. Yes. तो उस पॉलिटिकल डिमार्केशन को हम ये देखते हैं कि वकील की तो पहली शर्त है कि वो पॉलिटिकल नहीं होगा. ये हमारी रिक्वायरमेंट है. नहीं होगा. जस्ट लाइक जिस तरह स्पिरिचुअलिटी के अंदर हम कहते हैं जी ये गद्दी नशीनी का कॉन्सेप्ट है कि द फर्स्ट क्लॉज यू शुड डू इट फॉर द टू प्रीच इस्लाम. इन द लाइकवाइज मैनर वी आर हियर टू प्रीच. तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि टीचर लीडर अपना रोल पहचाने. और आप पॉलिटिकल नहीं हो सकते सर. सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, मैं पूछना ये चाह रही हूँ आपसे कि अगर स्टूडेंट लेवल की बात मैं आपसे करूँ, बिकॉज हमारे प्रोग्राम में ये सेगमेंट रखने का मकसद ये कि हम डायरेक्शन दे सकें स्टूडेंट्स को जो कि LLB कर रहे हैं या वो करना चाहते हैं. सो यू वर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल अप्रोच. हम कहाँ अगर हम हेले कॉलेज की बात करें, हैशटैग नेम है, इसके अलावा हमारे पास कोई और नेम नहीं है. अगर हम लंदन स्कूल ऑफ कॉलेज की बात करें, लॉ की बात करें, वहाँ पर जो कराया जा रहा है, वहाँ से प्रोग्राम जो हम यहाँ लेकर आ रहे हैं, उससे आपको क्या लगता है कि हमारे सिस्टम में हम कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ डेफिशिएंसी जिसको फिल किया जा सकता है उनके प्रोग्राम्स के थ्रू, ताकि हम भी कुछ इस तरह का क्रेडिबल निकाल सके स्टूडेंट्स के तौर पर जो कि फील्ड में अच्छा काम कर सके, अच्छा परफॉर्म कर सके. बेसिकली देयर आर टू ऑप्शंस. या तो आप अपने अदारों को इतना अच्छा कर दें कि हमें जरूरत ही ना पड़े, आप उन्हें इतना ज़्यादा क्रेडिबल बना दें. दूसरा ये है कि हमें आप यूं कह लें इट्स एन इंटरम थिंग कि हमें ये जो कोलैबोरेशंस हैं ये करनी पड़ेंगी. अब एक बच्चा है जो नहीं अफोर्ड कर सकता बाहर जाना, वो नहीं अफोर्ड कर सकता 1 करोड़ की डिग्री बाहर जाके, जिस तरह आजकल जो रेट्स पाउंड वगैरह में चल रहे हैं वो बाहर नहीं जा सकता, तो वो अपने डोर स्टेप पे डिग्री हासिल कर सकता है. लेकिन पॉइंट इज दैट कि व्हाट कम नेक्स्ट, मीनिंग बाय कि डिग्री कर ली तो उसके बाद आपको अपनी शागिर्दी कबूल करनी पड़ेगी. देयर इज नो अदर वे. हमारा इधर मसला ये है, स्टूडेंट लॉ तो कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मेरे टीचर ने मुझे एक बात की थी, बड़ी एक्यूरेट थी. वो कहते हैं जी हम 2 भाई थे, वो बाहर से जी हम दोनों बैरिस्ट्री करके आए अराउंड इन 1990 समथिंग. उनके वालिद साहब बहुत बड़े वकील उस टाइम. वो कहते हैं उन्होंने हमें लाहौर एयरपोर्ट कीप किया. उन्होंने कहा जी बेटा, सिंस यू आर बैरिस्टर्स नाउ, तो कीप योर डिग्री इन योर पॉकेट एंड नॉट इन योर ब्रेन. अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि अपने दिमाग में ये सवाल मत करो कि आप बैरिस्टर्स हैं या नहीं है. लर्निंग प्रोसेस में आ जाओ, गिरदी में आ जाओ, एक उस्ताद रखो और उसको अपना पूरा एक बीकन ऑफ लाइट रखो.
और आप फिर देखें आपको डिलीवरेंस होगी। ये सिर्फ लॉ नहीं है, हर आपकी प्रोफेशन में ये रूल अप्लाई होता है। सर, ये तो point is प्रोग्राम्स that कि लॉन्च करने के बाद स्कोप ऑफ वर्क और व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स कैन गेट फ्रॉम दीस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स जो कि आप लॉन्च करने की बात कर रहे हैं? जी बेसिकली जी सबसे पहले तो ये क्वालिफाइंग लॉ डिग्री है, मीनिंग बाय इट इज रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बी इट ऑस्ट्रेलिया, बी इट कनाडा, बी इट यूके, बी इट यूएसए। इसके बाद आपको नहीं चाहिए होती, आप डायरेक्ट एलएलएम, बैरिस्ट्री या लीगल प्रैक्टिशनर कोर्स या इस तरह के और सोलिसिटर कोर्स उसमें आप दाखिले ले सकते हैं। मीनिंग आपको सिर्फ वीजा पॉलिसीज एंड आइल्स कंप्लीट करना पड़ता है और आप एलिजिबल हो। तो इट्स अ शॉर्टर रूट कि आप विद इन 4 years, 4.5 years यू मे बिकम अ बैरिस्टर। तो ये अच्छी चीज़ होती है। तो इस आप और प्रोफेशन में जा सकते हैं, आप पब्लिक सेक्टर में आ सकते हैं, आप एजुकेशन में आ सकते हैं, आप कंपटीशन एग्जाम्स की तरफ जा सकते हैं, जुडिशरी एग्जाम्स की तरफ जा सकते हैं। ऐसे कई वेंचर्स हैं और इवन आजकल तो हर डिपार्टमेंट के अंदर एक लॉ है, एक लीगल डिपार्टमेंट है, बी इट इन हाउस, बी इट लिटिगेशन, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगेन पॉइंट इज़ दैट कि ये मेरा बड़ा कंसर्न रहा है जब मैं प्रोफेशन में आया कि मे बी ये प्रोफेशन इजी नहीं है फॉर वुमेन। एक आप यूँ कह लें कि जेंडर बहुत ज़्यादा एक डोमिनेंस है, मेल डोमिनेंस है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा वेंचर्स वुमेन के लिए खुल गए हैं। अब इन हाउस, कॉर्पोरेट सेक्टर, कंपनी लॉ, कमर्शियल लॉ, इन एरियाज़ में अब दे आर लीडिंग। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब इस बार लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शंस को विटनेस किया कि फॉर द फर्स्ट टाइम इतनी देर बाद एक फीमेल जनरल सेक्रेटरी आपको देखने को मिलेंगी। और मैं तो यहाँ तक रिकमेंड करूँगा। क्लासा साहब बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। क्लासा साहब आपसे एक और चीज़, हमारे एक दोस्त थे तो नए वकील बने, बॉलीवुड की फिल्मों का बहुत असर था उस पर, और पहला केस था जब वो सेशन कोर्ट में गए तो वो जिस किस्म से भाषण देने लगे तो जज साहब ने कहा जनाब ये बॉलीवुड की फिल्म नहीं है, ये पाकिस्तान का सेशन कोर्ट है। तो आपसे जानना चाहेंगे सर, आप बाहर रहे हैं, बाहर आपने पढ़ा भी है, बाहर बड़े प्रोफेशनल तरीके से बड़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन बाहर से बहुत सारे स्टूडेंट जब आते हैं तो वो बहुत सारे ऐसे हालात में खौफ पे भी मुब्तला होते हैं कि यहाँ का माहौल वहाँ का माहौल बहुत फ़र्क होता है, यहाँ के सेशन कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो या दीगर। तो आपसे जानना चाहेंगे सर, उनको क्या मशवरा देंगे जो बाहर पढ़ रहे हो, जो पाकिस्तान आते, किन किन चीज़ों का उनको ख्याल रखना पड़ता है सर? देखिए जी, बाहर में ये होता है कि बाहर की अप्रोच है, आप कर सकते हैं, आपने करना है। सीनियर आपके ऊपर वो जो जिसे कहते हैं ना कि इंटरेस्टमेंट लेवल शो करते हैं। यहाँ ये होता है कि आपको 2 तरह के उस्ताद मिलेंगे, यार आप कर ही नहीं सकते, यार आप कर सकते हैं। तो अपना जो उस्ताद है उसको बड़े गौर से चूज कीजिएगा। अगर वो उसी ने आपको, क्योंकि आप 4 साल बाद वही होंगे जो आपका उस्ताद है, उनकी पर्सनैलिटी, उनका जो कॉम्पिटेंस है वो आप कॉपी कर रहे होंगे। इम्प्लाइडली आप कह सकते हैं, लेकिन आप कॉपी कर रहे होंगे। अगेन लॉयर तो कभी हमारा परसेप्शन ये है कि हम कोर्ट में ऊंचा बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाउड हुए हुए हैं, बट एक्चुअली जो रियल लॉयर है वो तो बिला वजह बात ही नहीं करता। वो तो कभी वार्डन से झगड़ता ही नहीं है। वो तो लॉ अबाइडिंग होता है, वो तो टैक्स टाइम पे देता है जो असल लॉ है। लेकिन असल लॉयर हैं कितने? 10%, 15%। तो वो तो बड़ा एक जिसे कहते हैं ना कि लॉ से डरा हुआ बंदा होता है। सर आपने $1 मिलियन बात की है, मैं इसी बात पर कंक्लूड करना चाहती हूँ कि बहुत ट्रिकी होता है ये कि आप चूज़ करते हैं कि आपका टीचर कौन है। जैसे आपका उस्ताद होगा, आपने बिल्कुल ठीक है, चंद साल बाद राइट आफ्टर फ्यू इयर्स आप बिल्कुल वैसे होंगे, वही डिपिक्ट करेंगे जो आपने सीखा होगा। क्लास साहब आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, नाइस टॉकिंग टू। आपकी जितनी भी डिस्कशन थी उससे हमने प्रोडक्टिव चीज़ें निकालने की कोशिश की और वो यही है कि आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, वसाइल भी मौजूद है, बशर्ते कि आपके पास डायरेक्शन हो। और प्रोग्राम में इस टॉपिक को कंडक्ट करने का मकसद भी यही था कि डायरेक्शन ज़रूरी है, वरना शॉर्टकट तो खैर मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आसान रास्ता और उसके साथ साथ आपको बहुत सारी फैसिलिटेशन जो कि इस तरह के प्रोग्राम के थ्रू मिलती है। यू शुड गो फॉर इट। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम
बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली आज के दिन की अगर बात की जाए यानी 4 मई का दिन जो है वो आलमी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में फायर फाइटर्स का आलमी दिन मनाया जाता है। अगर हम फायर फाइटर्स की बात करें वैसे तो बहुत सारे लोगों को हम बहुत क्रेडिट देते हैं जो कि हम वक्त तैयार रहते हैं। अगर हम अपनी पाक अफवाज की बात करें, मसल्ह अफवाज की बात करें, लेकिन अगर पुलिस की बात की जाए और फायर फाइटर्स की बात की जाए या उन तमाम लोगों को जिनको खराज अक़ीदत और तहसीन पेश करना ज़रूरी है, उनको क्रेडिट देना ज़रूरी है, उनको ट्रिब्यूट पेश करना ज़रूरी है। बट आई जस्ट वांट टू नो द थॉट प्रोसेस कि किस थॉट के तहत जब आप फील्ड में पहुंचते हैं तो अपनी जान जोखिम में डाल के दूसरों की जान बचानी होती है, तो वो तो भी इस चीज़ का क्रेडिट उनको बनता है, हक बनता है उनका। तो ये हक अपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के इस प्लेटफॉर्म से दिया है। आपकी मुलाकात कराते हैं, हमारे साथ मोहम्मद नदीम मौजूद हैं, इनका रेस्क्यू 122 से ताल्लुक है और ये फायर फाइटर कहलाते हैं, पिछले बहुत अरसे से इंसानियती खिदमत कर रहे हैं। तो आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और हमाद हसन भी हमारे साथ मौजूद है, ये भी फायर फाइटर है और ये भी इनको भी क्रेडिट जाता है उन तमाम लोगों की जान बचाने का और इनको हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं आज गुड मॉर्निंग पब्लिक के इस प्लेटफॉर्म से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपके आने का बेहद शुक्रिया। नदीम आपसे आगाज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा, आई जस्ट वांट टू नो अबाउट दैट थॉट दैट केम इनटू योर माइंड कि भाई मैंने ये तो इस फील्ड में जाना है या मैंने इंसानियती खिदमत करनी है। हाउ यू जॉइंड रेस्क्यू 122? मैम ये बड़ा एक थ्रिल काम है, एडवेंचर है इसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें बड़ा ऑनर है। और जब हम लोग किसी भी इमरजेंसी पे मूव करते हैं तो जो हम फील कर रहे होते हैं वो शायद वो नहीं कर सकते एक्सप्लेन, और दूसरे लोग उसको फील कर ही नहीं सकते जितना हमें वहाँ पे ऑनर मिलता है। लाइफ हमारे जो ऑनर साहब, हाँ फाउंडर साहब हैं, डायरेक्टर साहब, उनका ये कहना है कि फायर फाइटर्स उस वक्त उस बिल्डिंग में एंट्री करता है जब लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं बाहर की तरफ, अपनी बिलोंगिंग्स को, अपने एसेट्स को, इवन के अपने वो जो प्यारे होते हैं उनको भी छोड़ के वो बाहर की तरफ भागते हैं, तब हम लोग उसमें एंट्री करते हैं। तो ये इतने हमारे लिए ऑनर की बात होती है कि हम वो यूनिक और वो बड़े एंटीक से लोग हैं, जो हम वो बड़े लिमिटेड से लोग हैं जो वहाँ पर हम लोग एंट्री करते हैं और कोई वहाँ पर एंट्री नहीं कर सकता। तो एंट्री से ही मैं ये सवाल हमाद आपसे करना चाहती हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि कुछ तो अपने प्यारों को छोड़कर बाहर आ जाते हैं क्योंकि अपनी जान सबको प्यारी होती है, फिर अपनी जान को रिस्क पे डाल के हम दूसरों की जान बचा रहे होते हैं। फैमिली जो है वो इस हवाले से ऑब्वियसली टची होगी, उनके क्या रिएक्शंस होते हैं? एक्चुअली मैडम ऐसा है कि जिस फील्ड में हम हैं इसमें फैमिलीज भी हमें फुली सपोर्ट करती हैं। रिस्क तो है मैडम, पर हमारी फैमिली हमें फुल सपोर्ट करती है। उनकी सपोर्ट हमारे जो डीजी हैं डॉक्टर निज़ाम नसीर साहब, उनकी इतनी गाइडलाइन और हमें इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग दी गई है कि हमें वो जो डेंजर मामला होता है उसको हम बड़े ईजीली और आसान वे से हम उसको डील कर लेते हैं। फैमिली की सपोर्ट थोड़ा सा फैमिली हमें कहती है कि आप जो है ना बैक फुट पे रहें, पर बेसिकली हमारा काम ही ऐसा है और हमें अल्लाह ताला ने इस काम के लिए चुना है, तो इंशाल्लाह ताला हम आपने बहुत अच्छी बात की है। मतलब कि देखिए हम सब मुख्तलिफ तरह के काम कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत मुख्तलिफ तरह से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया, आपको चुना इस काम के लिए कि आप इंसानियत की खिदमत भी करें, उनकी जानें भी बचाएं। हरमीत हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियो से। जी हरमीत। वाकई में को छोड़ के निकल जाते हैं, कोशिश करते हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन अब आपसे जानना चाहेंगे कोई ऐसा वाक़या आप दोनों से कि आप लोगों ने वो रेस्क्यू किया हो और कहीं ना कहीं आपको भी लगा हो कि हाँ शायद ये हमारा आखिरी दिन हो सकता है, और कहीं ना कहीं ज़्यादा जज्बाती मनाज़िर भी आप लोगों ने देखे। हम चाहते हैं कि आज के दिन आप वो भी शेयर करें हमारे साथ। हमारे शेयर करें आपके अगर ऐसा कोई फील में कोई वाक़या हरमीत एक्चुअली आपसे पूछना चाह रहा है कि कभी क्या हमेशा ऐसा होता होगा जब आप कुछ बुलाते होंगे तो सोचते होंगे शायद आज वापस ना आए? मैडम ऐसा ही है, इतने अरसे में काफ़ी ऐसे वाक़यात हैं जहाँ पे हमें ऐसा फील हुआ है, पर बेसिकली हमारी ट्रेनिंग इस मामले में हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करती है। हमने एक दफ़ा ऐसी अपनी कमांड और कंट्रोल की तरफ से कॉल आई कि बरकत मार्केट सिलेंडर्स में ब्लास्ट हो रहा है और सिलेंडर में आ गया। एक्चुअली जब हमने पूरी टीम के साथ रिस्पॉन्ड किया वहाँ पे तो देखा वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे एक स्टोरेज थी LPG सिलेंडर्स की, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेम था और लोगों की चीखों पुकार थी, क्योंकि वो मार्केट के सेंटर में एक पॉइंट था जहाँ पे ये LPG सिलेंडर रखे हुए थे, हब था। जब हमने रिस्पॉन्ड किया तो लोग, यानी कि वहाँ मार्केट थी तो लोग वहाँ पे कार पार्किंग करके शॉपिंग के लिए जा चुके थे। अभी मैंने फायर फाइटिंग शुरू ही की थी तो मेरी नज़र एक गाड़ी पे पड़ी, तो वहाँ पे देखा कि बच्चे जिस तरह नॉर्मली फैमिलीज अपने बच्चों को वहाँ पे छोड़ के दुकान या किसी शॉप में चले जाते हैं, तो मैंने देखा कि फायर जो है ये स्टैंड कर रही है और ये कार गाड़ियों की तरफ जा रही है, तो मैंने फ़ौरन अपने दूसरे बडी को फायर फाइटिंग कराई और मैं खुद गया गाड़ी में से, मैंने बच्चों को बाहर निकाला और उसको फ़ौरन सेफ एंड पे खड़ा किया। मैं इस पॉइंट पे ये भी बताना चाहता हूँ कि मैडम ऐसे मामलों में हम नेग्लिजेंसी कर जाते हैं कि हम बच्चों को
गाड़ी में छोड़ जाते हैं कि वक्ती तौर पे हम जा हाँ, रहे ये हैं, बहुत बड़ा पर हादसों मैसेज से है। पता नहीं सर, लगता। ये बहुत बड़ा मैसेज है जो कि आप दे रहे हैं इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे पर। हमारी कोशिश है कि हम मुख्तलिफ पैगाम दें, लेकिन मैं नदीम आपकी जानिब भी आऊँगी। इस तरह के बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे वाक़यात आपके पास भी होंगे, आप भी कुछ शेयर करना ऐसे ऐसे ही मैम बहुत से हमने, क्योंकि 17 साल से इसी फील्ड से हैं और फायर से ही रिलेटेड है हम लोग। हमाद के साथ हमने दोनों ने इकट्ठा उस मार्केट वाले वाक़े में भी हम दोनों इकट्ठे ही थे। तो एक 2011 की बात है, ये जोहर टाउन में ये मौलाना शौकत अली रोड के ऊपर जोहर शादी हाल की बैक साइड पे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही थी, कुछ 4 फ्लोर की थी। तो उसका कोई उनका ना आपस में कोई क्लैब था, आपस में वो ऑनर का और जो ज़मीन वाले का। उन्होंने मजदूर उसके अंदर लगाए हुए थे, काम कर रहे थे, और उस तरह से उन्होंने डिमोलिश कर दी वो क्रेन के साथ, उसको गिरा दिया। अब 4 फ्लोर हैं, उसके अंदर वो पैन केक क्लैप हुई है बिल्डिंग, और चारों के चारे लेंटर जो है वो बिल्कुल केक की तरह वो उसके ऊपर जो है ना वो तय भरी हुई है। अब जो उसका जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी छत के ऊपर 4 लोग जो है ना वो लेटे हुए हैं उसके ऊपर, बिल्कुल पैक है उसमें। एक उसमें बिल्कुल अलाइव है, उसको खराश तक भी नहीं आई हुई, और 3 जो है वो सीवियर डेड है। अब इनको उन 4 लेटर्स के नीचे से निकालना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टास्क था। अब हम लोग लकीली कह लें, मेरे लिए मुझे चांस मिला, मैं उस टाउनशिप में था, तो मैंने रिस्पॉन्ड किया कि ये सुबह 8 साढ़े 8 की बात है। तो हमने फायर व्हीकल के साथ रिस्पॉन्ड किया। उस वक्त जो वहाँ पर सीन था वो बस ये था कि हर बंदा कह रहा था कि मुझे निकाल लिया जाए, बाकी जो है वो उसको खैर है। कुछ 7-8 कैजुअलिटीज़ वहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी हुई थी। वो जो बंदा लाइव था, हमारा टारगेट वो था कि हमने उसको निकालना है। अब आप यकीन कीजिएगा कि उस वक्त ये था कि जब हम लोग उसके अंदर एंट्री करते थे, बिल्कुल इतना ही साफ, कोई 6 से 10 इंच का वो जो डिस्टेंस था जिसमें हमने वो एंट्री करनी थी। एक हमने जैक लगाना मैनुअल, उसको थोड़ा सा करना। अब डर ये भी था कि अगर ये टूट गया लेंटर, ये ऊपर आएगा और वो भी जो बंदा जिंदा है वो भी जाएगा, और जो इसमें एंट्री कर रहा है वो भी जाएगा। ये कुछ 3-3.5 घंटे, कुछ 4 घंटे, ये जुमे का डे था, मुझे बड़ा याद है, ये 2011 की बात है। जुमे का दिन था और सुबह 8:30 से लेके कुछ हम 12:30 बजे तक हमने, वो जो बंदा था वो बिल्कुल जिंदा हुआ है, लेकिन इस तरह वो पैक है कि वो ऐसे भी मूव नहीं कर सकता। तो उसके साथ मेरी जो चल रही थी, बातचीत चल रही थी, उसको मैं मतलब हेलो हाय कर रहा था, उसके साथ सलाम कर रहा था, उसके साथ मैं बातें पूछ रहा था, उसको मैं एंगेज कर रहा था कि आप अच्छा कहाँ से आप हो, कहता मैं वहाँ से हूँ, ताकि उसका ध्यान जो है वो डाइवर्ट रहे। फिर उसको मैं कुछ कैंडीज उसकी तरफ मैं फेंक रहा हूँ कि वो कुछ कैंडी चूसे, ताकि उसको वो जो है वो उसका जरा एयरवे ठीक रहे, और मैं पानी उसकी तरफ फेंक रहा हूँ। वो कह रहा है कि अब मुझे किसी तरीके से यहाँ से निकाल दे। अब उसके लेफ्ट साइड पे भी डेड बॉडी है, सीवियर डेड है, उसकी टांगों वाली साइड पे भी डेड बॉडी है, वो भी पैक पड़ा हुआ, उसकी ब्लीडिंग हो रही है, और इतना वो पैनिक है बंदा। अब मैंने 3-4 घंटे उसके साथ वो जो कम्युनिकेट किया ना, वो मुझे आज तक उसके वर्ड टू वर्ड याद है। देखिए, आपने बहुत सारे केसेस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया होगा, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो कि एक छाप छोड़ जाती हैं ऐसे मैम, ऐसे ही ये वाकया जो है ये वन ऑफ दोज वाकया। अच्छा नदीम, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर हमने रिजवान नसीर साहब की बात करें, आई मेट हिम बाय माई सेल्फ, सच अ थॉर जेंटल मैन, जो कि वो ट्रेंड करते, जब वो यहाँ पर आकर बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, हमने जो इंटरव्यूज उनके किए हैं, वो हमें भी इनकरेज कर देते हैं, हमें भी बूस्ट अप कर देते हैं कि यार यू कैन पार्टिसिपेट एज वेल। उसका जो विजन है मैम, आप यकीन कीजिएगा कि शायद पाकिस्तान में क्या एशिया में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका जो उनका विजन है। अब आप देखें कि मुझे वो इस लेवल पे काम कर रहे हैं, जब हमें वो ट्रेनिंग्स करवा रहे होते हैं, हम लोग कभी जाते हैं रिफ्रेशर कोर्स के लिए या एडवांस कोर्स के लिए, तो मुझे याद है कि डीजी साहब मुझे जो रिफ्लेक्टर जो मैंने हेलमेट सर पे बांधा है, वो मुझे वो नोट करते हैं इसका ना, वो जो ये बड़ी छोटी सी बात है, उसका बकल कहता है ये सर आपने रखना नहीं सर पे, इसको आपने नोट भी करना है। इतना वो प्रोएक्टिव अप्रोच के ऊपर वो काम कर रहे हैं, इसका विजन है, और वो यही कह रहे हैं कि जब तक आप कम्युनिटी को प्रोएक्टिव अप्रोच की तरफ नहीं लेके जाएंगे, हम कभी भी सेफर पाकिस्तान और सेफर कम्युनिटी वाला ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। और इसी सोच की वजह से बहुत कम अरसे में रेस्क्यूड बल्टू और रिजवान नसीर ने वो मकाम हासिल किया है, इंसानियत की उस तरह से खिदमत की है जो कि इस वक्त ट्रिब्यूट के हकदार हैं। तो रेस्क्यू 112 के साथ साथ फायर फाइटर्स दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैं, जहाँ जहाँ जिन इदारों में काम कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से आप दोनों समेत हम उन्हें ट्रिब्यूट पेश करते हैं। आप दोनों के आने का बेहद शुक्रिया। आज के दिन की मुनासबत से ये पैगाम जो हमने दिया है वो यही कि जहाँ पर फायर फाइटर्स आके आपकी मदद करते हैं, वहाँ पर आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ एक कोलैप्स की बात करें, एक ज़ाती दुश्मनी की बिना पर आपने 4 जानें गंवा दी, बच्चों को अगर आप छोड़कर जा रहे हैं गाड़ी में, तो आप उनका रिस्क, उनकी जान रिस्क पर डाल रहे हैं। तो इस चीज़ का ख्याल आपको खुद भी रखना पड़ेगा, प्रिकॉशंस खुद भी करें ताकि इनको थोड़ा काम कम करना पड़े। आपसे लेनी इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।